अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन पाकिस्तान की तारीख में शायद ही अब एक और वाक़या इस तरह का रोनुमा हुआ है कि जिसमें तकरीबन एक साथ 6 जस्टिस साहिबान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिन्होंने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त लिखा और उस ख़त में उन्होंने ये एतराफ़ ना सिर्फ किया बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि अब बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए कि जो खुफिया इदारों के एहलकार अप्रोच करते हैं जस्टिस साहिबान को, जजेस को फैसलों पर अपनी मर्जी के फैसले लेने के लिए अप्रोच किया जाता है, तो इस चीज़ को अब रोकना चाहिए। तो ये एक ख़त था जो तो पाकिस्तान की तारीख में पहले, इससे पहले शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी उनकी जानिब से इस तरह का मामला दोहराया गया और उन्होंने एक तकरीर की थी, और अब ये खतूत की सूरत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ये मामला पहुँच चुका है। तो अब इसमें अहम डेवलपमेंट सामने आई है, वो भी आप तक नाज़रीन पहुँचाएँगे और साथ में अपने आज के इस व्लॉग में आपको बताएँगे कि शहरयार अफरीदी, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एक बड़ा ही अहम रुकन समझे जाते हैं, उनके साथ जब वो दौरान हिरासत क्या कुछ किया जाता रहा, क्या तशद्दुद उन पर किया गया, उन्होंने कुछ अहवाल नाज़रीन बयान किया है, वो अहवाल भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो इसी अहम डेवलपमेंट की जानिब बढ़ते हैं कि अब इस मामले में क्या डेवलपमेंट हो चुकी है। पहले तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि आपने वोट जिस काज़ के लिए डाला, यानी 8 फरवरी को आपने वोट डाला और आप चाहते थे कि एक पार्टी के लीडर को आप पसंद करते थे कि वो शख्स इक़्तिदार में आए, और उसके पसंद करने की एक वजह थी। उसके पीछे एक बयानिया था, जो वो बयानिया बुलंद कर रहा था, जो वो बयानिया कह रहा था, और वो था हकीकी आज़ादी का। और हकीकी आज़ादी को नाज़रीन मुख्तलिफ तनाजुर में देखा जा सकता है। अब इसमें आप अमेरिका को भी ले सकते हैं कि अमेरिका की ग़ुलामी से आपको आज़ादी चाहिए, और साथ में इसमें ये भी है कि कुछ हमारे पाकिस्तान में ही ऐसे इदारे आप कह लें, कुछ कह लें, जिनकी वजह से शायद ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लोगों को नहीं मिल पाता। लोग अपनी मर्ज़ी के नुमाइंदे को इलेक्ट तो करते हैं, लेकिन उसे उसे इक़्तिदार नहीं मिल पाता, जो अब इस वक़्त भी इस जमात के साथ भी बहरहाल किया गया। लेकिन इस बयानिए की सूरत में आपने इस जमात को वोट डाला, यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को आपने वोट डाला, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तो इक़्तिदार में ना आ सकी, और इक़्तिदार में जिसके लिए सिलेक्शन हो चुकी थी, इक़्तिदार में तो उसे लाया गया। लेकिन इसमें नाज़रीन फ़ायदा ज़रूर हुआ है, और वो फ़ायदा किस सूरत में है वो आपको बताते हैं। एक तो लोगों में जो गम और गुस्सा है वो मज़ीद बढ़ता जा रहा है, लोगों में जो डर और खौफ की फ़िज़ा थी वो कम होती जा रही है। अब ना सिर्फ लोगों में, आम पब्लिक में, बल्कि अब तो इदारे भी बोलना शुरू हो चुके हैं, और इसी तरह का मामला हमने अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बड़ी बिल्डिंग, जिसमें जस्टिस साहिबान की जानिब से हमें देखने में नज़र आया। अब अगर किसी को नहीं मालूम कि वो वाक़या क्या है, या अगर कोई अभी तक इससे बेखबर है, तो उसके लिए आपको बताते चलें कि 6 जस्टिस साहिबान हैं, जिन्होंने बाकायदा एक ख़त लिखा, और वो ख़त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा को लिखा गया। उसमें उन्होंने बताया कि उन्हें अप्रोच करने की कोशिश की गई है, उन्हें डराने-धमकाने की कोशिश की गई है। और आपको याद होगा नाज़रीन, टेरियान वाइट केस है, जिसे 2 जस्टिस साहिबान हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उस वक़्त उन्होंने उसे नाक़ाबिल समाअत करार दिया था। तो उन 2 के साथ फिर बाद में जो रवैया रखा गया, इवन कि उन्हीं में से एक जो जस्टिस साहिब हैं, उनके साले को अगवा किया गया, और फिर बाद में उसके मखसूस अज़ा पर करंट लगाया गया, और फिर और भी जो जस्टिस साहिबान हैं उनके ड्राइंग रूम्स में से कैमरे बरामद हुए, और वो कैमरे किस उस नीयत से लगाए गए थे, वो ताकि खुफिया रिकॉर्डिंग्स की जा सकें। अब बड़ी हैरत होती है उन अशख़ास पर जो किसी की माँओं, बहनों, बेटियों की रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, और बाद में उनसे जस्टिस साहिबान, जजेस या कोई भी हो, उन्हें वो ब्लैकमेल करना चाहते हैं। आज़म स्वाति भी इसी तरह का रोना रोते हमें दिखाई दिए थे, उनकी भी एक इसी तरह की वीडियो उनकी अपनी बेटी को सेंड कर दी गई थी। अब इस मामले पर जस्टिस साहिबान 1-2 नहीं नाज़रीन, पूरे 6 के 6 जस्टिस साहिबान जिन्होंने बाकायदा अपने सिग्नेचर किए और उन्होंने ख़त लिखा। अब ये आप कह सकते हैं कि पूरे सिस्टम को हिलाने के लिए मेरे ख़्याल में इन 6 जस्टिस साहिबान का बोलना ही काफ़ी है, और होना भी चाहिए। और इस मामले पर ना सिर्फ इंक्वायरी होनी चाहिए, बल्कि जो अशख़ास जिनको बहरकों तक होना चाहिए, जिनका काम जहाँ तक है, उनको अब उनके उस काम तक महदूद करने का मेरे ख़्याल में नाज़रीन वक़्त आ चुका है, और वो वक़्त बहुत ही इस वक़्त करीब दिखाई देता है कि जो पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलती है मुख्तलिफ़ अशख़ास की जानिब से, तो अब वो इन्फ्लुएंस हमें हो सकता है कि मुस्तक़बिल करीब में वो कम होती हुई दिखाई दे। क्योंकि अगर अब यहाँ पर जस्टिस साहिबान 6 जस्टिस साहिबान बोले हैं, तो और भी इसी तरह से काफ़ी कुछ लोग निकलने वाले हैं। आपको कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा, वो भी आपको याद होंगे। तो इस तरह के अभी और भी बहुत से लोग आने हैं जिन्होंने इस तरह के एतराफ़ करने हैं, और जिनको अप्रोच किए जाने की इंकिशाफ़ात अभी होना बाकी हैं। अब इसमें जो डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि होना ये चाहिए था कि जब 6 जस्टिस साहिबान आपके
जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसके जस्टिस साहिबान ख़त लिख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, तो अब सुप्रीम कोर्ट को ही इस मामले को खुद देखना चाहिए था। जिस तरह से कल भी एक फुल कोर्ट का इजलास तलब किया गया, फुल कोर्ट एक बुलाई गई काजी फाइज ईसा साहब की जानिब से, लेकिन वो किसी नतीजे पर ना पहुंच सके। उसके बाद आज के दिन शहबाज शरीफ को और वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ को बुलाया गया है। अब शहबाज शरीफ कौन है जिसको आज इस मामले में बुलाया गया है, वो भी आपको बताते चलें कि नाज़रीन, इससे पहले पीडीएम के तकरीबन जो 16 माह की गवर्नमेंट गुजरी, अब ये जो जितने भी वाक़यात हैं, अब भी इस गवर्नमेंट को जितना अरसा हो चुका है, इस सब में बेनिफिशरी इस वक्त शहबाज शरीफ हैं, बेनिफिशरी इस वक्त पीएमएलएन है, जो इस वक्त इक़्तिदार का मज़ा लूट रही है और जिसके लिए ये सारा कुछ स्टेज सेट किया गया, ये सारी प्लानिंग की गई, जिसको मसनद पर बिठाने के लिए इन जस्टिस साहिबान को अप्रोच किया गया, जिस एक शख्स को गिराने के लिए, उसको जेल भेजने के लिए ये सारा कुछ काम किया गया। तो अब उसी बेनिफिशरी शख्स से आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब मुलाकात करेंगे और उनसे न जाने अब ऐसी कौन सी गुफ्तगू बाकी रह गई है जो उनसे अब की जाएगी। यानी जस्टिस का मामला, अदलिया का मामला, अब वो इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब देखेंगे, अब वो शख्स देखेंगे जो इसमें डायरेक्ट बेनिफिशरी हैं। और वो शख्स कौन है? वो शख्स है, यानी शहबाज शरीफ वो शख्स है जिसका नवाज शरीफ के साथ एकदम 36 का आंकड़ा है। एक दूसरे के इस वक्त भी उनके जो इख्तिलाफात हैं वो सामने आ रहे हैं। नवाज शरीफ एक वक्त हुआ करता था कि वो एक तो डील के बड़ा खिलाफ था, ये उसकी तारीख है कि डील उसने बाद में की है, लेकिन वो गिरबान तक भी पहुंचता था, गिरबान भी पकड़ता था। लेकिन शहबाज शरीफ के बारे में मशहूर है कि जब भी इसको कोई बात की जाए तो ये आंखें और सर झुकाकर ये चुप करके बैठा रहता है और फिर जो भी आपने करना हो आप करें। ये आप ऐसे समझ लें कि बस सिर्फ सीट है, आपने सीट पर इसको बिठा दिया है और ड्राइविंग सीट पर कोई और पीछे से बैठकर सारी गाड़ी को चला रहा है। तो ये इस वक्त शहबाज शरीफ का ये मामला है। तो उसके साथ, उस बेनिफिशरी के साथ आज काजी फाइज साहब बैठेंगे और उन्हें कहेंगे जी कि ये किस तरह से ये 6 जस्टिस साहबान का इस तरह से ख़त आया है, फला फला, जो उन्होंने आपस में उन्होंने गुफ्तगू करनी है। और फिर वो आगे से क्या कहेंगे, जी जनाब इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, इस पर इंक्वायरी करेंगे, जिस तरह से उनके बयानात हैं। और बस ये मामला यहीं यूं का तूं रहेगा और ठप हो जाएगा, इस मामले को आगे मज़ीद नहीं बढ़ाया जाएगा। हालांकि पूरे सिस्टम को हिलाने के लिए इन 6 जस्टिस साहिबान का जो इस वक्त एतराफ़ है या जो उनका ख़त है, वो मेरे ख्याल में इस वक्त काफ़ी था। वो काजी फाइज ईसा की भी आंखें खोलने के लिए काफ़ी था। उन्हें भी चाहिए था कि इस मामले में पुरजोर भरपूर तरीके से इसमें ख़ुद इन्वॉल्व हों और इसमें जिन अशख़ास ने ये काम करने की कोशिश की है उनको निशाने इबरत बनाएं। हाँ, अगर अभी वालों को आप नहीं बना सकते, आपको भी शायद अगर उनसे कोई कुछ खौफ है, तो जिन्होंने शौकत अजीज़ सदीकी के साथ किया था मामला, वो तो अब इस वक्त रिटायर्ड हो चुके हैं, तो उनके साथ कम अज़ कम फिर ये मामला आप ज़रूर करें ताकि किसी एक को आप निशाने इबरत बनाएं, बाकी खुद ब खुद ही ठीक होने की जानिब मामला चल पड़ेगा। अब नाज़रीन, दूसरी खबर की जानिब बढ़ते हैं। वो आपको मैंने जिस तरह से पहले आगाह किया, शहरियार अफरीदी से मुतल्लिक है। शहरियार अफरीदी जो कि गिरफ़्तार रहे, जिनको अगवा आप कह सकते हैं किया गया, दीगर जिस तरह से इमरान रियाज अगवा रहे, दीगर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगवा रहे और कुछ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। इन्होंने वो जुल्म, वो जबर, वो बर्दाश्त किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक इनकी नौबत जो है वो नहीं गई। हालांकि अली नवाज़ अमान, उन्हें भी मजबूरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी, 9 मई की मजम्मत करना पड़ी, पीटीआई को छोड़कर इस्तेकाम में उन्हें जाना पड़ा, फवाद चौधरी को भी जाना पड़ा। अब इनके साथ हुआ क्या है, इनके साथ क्या मामला हुआ दौरान हिरासत, वो आपको बताते हैं। सबसे पहले तो शहरियार अफरीदी से जितनी मरतबा भी आप पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि जो मेरे साथ हुआ है, मैं कभी भी नहीं सोचूंगा, नहीं चाहूँगा कि मेरे किसी दुश्मन के साथ भी ये मामला हो। अब नाज़रीन, यहाँ पर मुझे ये याद आ रहा है कि मैंने इमरान रियाज खान से ये सवाल किया था कि आप हमें कम से कम बताएं तो सही कि आपके साथ दौरान हिरासत क्या कुछ किया जाता रहा, ताकि खुदा न खास्ता कल को अगर हमारी भी बारी लगे, क्योंकि सहाफ़त फील्ड ही ऐसी है, अगर हमारी बारी लगे तो पहले हम मेंटली तौर पर इस मामले में तैयार होकर जाएं। तो उस पर उन्होंने कानून को हाथ लगाया और उन्होंने कहा कि वो दुआ करेंगे कि उनके किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा काम ना किया जाए। सेम अब यही अल्फाज शहरियार अफरीदी भी यहाँ पर दोहरा रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया जी कि जो सबसे ज़्यादा अजियत देने वाली चीज़ थी वो ये थी कि उनकी चार दीवारी को पमाल किया जाता था। उनके घर में पुलिस घुसती रही है। हमें भी अच्छी तरह से याद है कि यहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी जो एहलिया है उनको पहले जेल में डाला गया, उसके बाद उन पर भी मुकदमा चलता रहा। तो आप एक पठान फैमिली की ख़वातीन को आप कचहरी तक पहले लेकर आए, आपने वहाँ पर छापे मारे, तो मेरे ख्याल में इतना ही गैरतमंद शख्स के लिए तो इतना ही काफ़ी होता है। और वो इसी वजह से कहते रहे
کہ جناب اس میں چادر چار دیواری پر مال ہوئی، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے جو خاندان کے لوگ ہیں، ان کی جو بیٹیاں ہیں، وہ تقریباً ناظرین کہتے ہیں کہ 10 دنوں تک وہ روڈوں پر رہی ہیں، اور ان کے اپنے ہی ان کے مخالف تھے، اپنے بھی اس صورت میں مخالف تھے کہ اگر وہ کسی اپنے کے پاس جاتی یا ان کے لیے رہائش کے لیے کچھ کہتی یا اس طرح سے، تو ان بیچاروں کو بھی یہ ڈر ہوتا کہ ان کی وجہ سے ہمارے گھر پر ریڈ پڑے گی، ان کی وجہ سے یہاں پر مار پیٹ جاری رکھی جائے گی، تو اس وجہ سے ان کے اپنے جو ہے انہوں نے بھی ان سے رخ پھیر لیا۔ اور یہ کہتے ہیں شہریار افریدی کہ جس جگہ پر میں تھا وہاں پر مغرب کے بعد ہر طرف سے چیخ و پکار کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی تھی، کسی کے سر میں کیل ٹھونکے جا رہے تھے، تو کسی کو اس کے جو مخصوص نازک اعضاء ہیں ان پر کرنٹ لگایا جاتا تھا، کسی کو برف میں جو فریزر ٹائپ ہے اس میں رکھ دیا جاتا تھا، کسی کو ننگا کر کے چپیڑیں ماری جا رہی ہوتی تھی، اور ہر طرف سے صرف ایک ہی آواز آ رہی ہوتی کہ ہائے میں مر گیا، اور اس طرح کی ہائے میں مر گیا، اس طرح کی آوازیں انہیں سنائی دیا کرتی تھی کہ جس جگہ پر یہ رہے ہیں۔ اور یہ تو وتیرہ ہے جو ہمارے اٹھانے والے اشخاص ہیں ان کا، کہ جب بھی لے کر جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو اپنے ہیڈ کوارٹر یا جہاں پر بھی یہ لے کر جائیں، ایسی جگہ ہے جہاں پر دوسروں کو بھی خوف و ہراس پھیلانے کے لیے، کہ وہاں پر اس کو پہلے تو تشدد ہی اتنا کیا جاتا ہے کہ جو ساتھ والے بیرک میں ہے وہ ویسے ہی آدمو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس وقت ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو میرے ساتھ تو اس سے بھی ڈبل ہوگا، اور اس طرح کے معاملات کئی کیے گئے۔ اعظم سواتی کا جس طرح سے ذکر ہوا اچھی طرح سے یاد ہے کہ دوران پریس کانفرنس اس وقت ہم بھی بالکل قریب ہی ان کے بیٹھے تھے، تو انہوں نے اپنے ہاتھ دکھائے تھے، اور ان کے ہاتھوں پر یہاں پر چوٹوں کے نشان تھے، ان کے ہاتھوں پر کچھ مارا گیا تھا، کچھ تشدد ان کے ہاتھوں پر کیا گیا تھا جس کے نشانات وہاں پر واضح تھے۔ اب علی نواز اوان کی بات کریں، وہ بھی ایک ہمارے سورس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا کہ علی نواز اوان کو کوڑے باقاعدہ سے مارے گئے انہیں لٹا کر، اور تمام ان کی ٹانگیں نیچے سے نشانات باقاعدہ واضح تھے، اور کوڑوں کی تاب نہ لاتے ہوئے انہوں نے پارٹی کو چھوڑا اور استحکام پاکستان کو انہوں نے جوائن کیا۔ اب اب یہ خیال کریں کہ اگر مراد سعید ان کی ہتھیں چڑھ جاتا تو آپ کو لگتا ہے کہ مراد سعید کو زندہ چھوڑا جانا تھا؟ ہرگز نہیں۔ مراد سعید خدا نہ خواستہ اگر ان کی ہتھیں چڑھ جاتا تو مراد سعید کو آج آپ زندہ نہ دیکھتے، یا جس طرح سے اب وہ سینٹ میں آ رہے ہیں تو وہ شاید معاملات نہ ہوتے۔ وہ اس میں اہم وجہ یہ بھی ہے کہ مراد سعید کا عرش شریف کی شہادت میں بھی اہم رول ہے، اس کے پاس کچھ ثبوت تھے جن کی بنا پر مراد سعید کو بعد میں چھپنا پڑا۔ تو یہ ہے پاکستان کا نظام اس وقت جو چل رہا ہے، اور اس میں اب چونکہ پاکستان تحریک انصاف وکٹم بنی، اس سے پہلے پی ایم ایل این بھی وکٹم بنی تھی، لیکن اس طرح کے معاملات پی ایم ایل این کے ساتھ بھی نہیں کیے گئے تھے۔ لیکن اب سیاست دانوں کو کم از کم یہ سوچنا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ کسی کو آپ اس طرح سے اذیتیں دیں، تکلیفیں دیں، پارٹیاں چھڑوائیں، آپ یکجا ہوں، یکجا ہونے کے بعد آپ سیاست میں جو آپ کا رول ہے آپ وہ رول پلے کریں، اور جن کا رول سیاست میں دخل اندازی نہیں ہے ان کو آپ ان کے واپس اسی کردار میں واپس بھیجیں جن کے لیے انہیں بنایا گیا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی ہے، اپنے میزبان ثقلین ہموانہ کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔